हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 111 से 120 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 11 वीडियो है। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 111 है, अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल हिट्स अ रफ वर्टिकल वॉल। एक बॉल है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव कर रही है। स्मूथ का मतलब है कि हमारा कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट कर रहा है जब हमारी बॉल मूव कर रही है। ठीक है, तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल टेबल का सरफेस है जिस पर हमारी बॉल मूव कर रही है। हिट्स अ रफ वर्टिकल बॉल, और ये बॉल एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे मूव कर रही थी वो वेलोसिटी हमारी थी u, और ये हिट करती है एक वर्टिकल वॉल को जो कि रफ है। जब ये हिट करेगी, इसको हिट करने के बाद ये रिबाउंड होगी और जो रिबाउंड का एंगल दिया हुआ है वो सेम एंगल पर दिया हुआ है। तो यहां पर 180 डिग्री है हॉरिजॉन्टल एंगल, तो रिबाउंड होने पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो उसी पाथ पर होगा। तो जो रिबाउंड होने के बाद जो हमारी वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, उसे मान लेते हैं v इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा। तो हम जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि जो इनिशियली हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव था इस डायरेक्शन में और निगेटिव हमारा आफ्टर रिबाउंड है। और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इस रफ सरफेस की, जब भी दो बॉडीज हमारी इंपैक्ट करती हैं या दूसरे किसी सरफेस के साथ इंपैक्ट करती हैं, तो हमारा एक फैक्टर प्रीडोमिनेट करता है जो स्टडी के लिए यूज किया जाता है, विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको जनरली सी या ई से हम लोग डिनोट करते हैं। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 दी हुई है और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। जनरली ये जो वेलोसिटीज हैं ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हमारी, बिकॉज जो वॉल है वो रेस्ट पर है, वो फिक्स है एक जगह पर, तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का जो लॉजिक है वो प्रिडोमिनेट नहीं करेगा। यहाँ सिंपली जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, यानी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारी v है रिबाउंड के बाद और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u थी, तो यहाँ पर हमारा जो v/u का रेशियो है वो हमारा 1/3 दिया हुआ है कोलिजन के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ, एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारा कोलिजन दो तरीके का होगा, एक हमारा इलास्टिक कोलिजन होगा। जब ये इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो उस केस में जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है वो हमारी 1 रहती है, यानी जब इम्पैक्ट होता है तो दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सेम होगी। और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0 होता है। और दोनों ये कंडीशन प्रैक्टिकली हमारी पॉसिबल नहीं होती हैं, तो जनरली हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारी 0 से 1 के बीच में होती हैं, जो कि यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस्ट हो रही है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारी देयर इज नो एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। ठीक है, और हमारा मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जितने भी डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बट परफेक्टली इन इलास्टिक मीडियम या इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा जो एनर्जी लॉस है वो प्रिडोमिनेट करेगा, वहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, मोमेंटम फिर भी कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना होगा, फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी हमारी कुछ इनिशियल होगी, लॉस हो जाएगा फाइनल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इस रेशियो को आप लिख सकते हो 1 - ke फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो जब इनिशियली बॉडी हमारी मूव कर रही थी और फाइनली हमारी जो वेलोसिटी मूव कर रही है उसके हिसाब से अगर हम इसका मास m मान लें तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो ½ mv² हो जाएगी और जो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mu² हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 1/1 - v² - u², और v/u कितना दिया हुआ है हमारा 1/3 दिया हुआ है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट
1 माइनस 1/9। एब्सोल्यूट वैल्यूज के टर्म्स में बात करेंगे तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शनल लॉस होगा वो हमारा 8/9 इज द करेक्ट आंसर। A ball of mass m impinges directly on a stationary ball of mass m2। यहाँ पर दिया है कि एक बॉल है हमारी जिसका मास जो है वो m1 है और एक स्टेशनरी बॉल है m2 मास है जिसका, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये हमारा एक तरीके से हेड ऑन कॉलिजन है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है इम्पिंजेस डायरेक्टली, इस पे डायरेक्टली लाइन ऑफ एक्शन पर इस पर इम्पैक्ट हो रहा है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी u2 वो हमारी 0 है। तो ये हमारा सिस्टम 1 हो गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन देम इज e, ठीक है, यानी इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, u1 माइनस u2 लिख सकते हो आप। और एक सिस्टम 2 है जो कि आफ्टर कॉलिजन है, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट होगा तो हमारी जो वेलोसिटीज होंगी, बिकॉज यहां पर फ्रैक्शनल लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यहां पर हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है। और इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब है कि जो हमारी बॉडीज हैं वो हमारी एक साथ जुड़ जाएंगी और फिर एज अ सिस्टम मूव करेंगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये बात करें तो हमारी ये जो बॉडीज हैं ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगी, m1 m2। अब ये एज अ सिस्टम मूव करेंगे और इसकी मान लेते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू v है। और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी डेसिपेट होगी। तो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व्ड रहेगा बिकॉज इनइलास्टिक कॉलिजन है, और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस होगी जो कि हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर मैं जो डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए करके दिखाऊंगा, जहां पर E की वैल्यू जो होगी वो 0 लेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। और यहां पर हमारी E वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दोनों चीजें बता रखी हैं कि इनइलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है जहां पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इम्पैक्ट से पहले और बाद में सेम नहीं रहती है, इवन दो द मोमेंटम इज कंजर्व। जो लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी सिस्टम बिफोर कॉलिजन और सिस्टम आफ्टर कॉलिजन की सेम रहती है। तो इससे आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता है। और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगी, बिकॉज यहाँ दो बॉडीज हैं जो कि मूव कर रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फाइनल वेलोसिटी जो पार्टिकल की होंगी वो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2। बट यहाँ पर इनइलास्टिक कॉलिजन में हो क्या रहा है, दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही हैं। तो हमारी ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी जाएगी जिसका मास m1 था, m2 था और इसकी जो वेलोसिटी थी वो vf था। तो अब यहाँ पर E इक्वल टू 0 के लिए जब हम डेरिवेशन करते हैं यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इम्पैक्ट से पहले क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी हमारा आफ्टर क्या हो जाएगा, ये दोनों बॉडी साथ चलने लगेंगी तो हाफ m1 प्लस m2 और जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो बिफोर थी और आफ्टर का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1 u1 और m2 u2 का जो सम होगा, जो इम्पैक्ट से पहले हमारा मोमेंटम था और इम्पैक्ट के बाद मास इनटू वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पर दोनों एक साथ कंबाइन हो गए। तो जब आप डेराइव करके इक्वेशन निकालोगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की लॉस की वैल्यू है वो आएगी हाफ, इसको आपको याद रखने की जरूरत है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं लिया गया है, ये माना गया है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u1 और बॉडी दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो u2 है, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेते हैं तो जो हमारा इक्वेशन डेराइव होके आती है
वो होगी आपकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब हम कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट इज गिवन बाय हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 स्क्वायर, u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेकर ये इक्वेशन बनती है। अब यहां पर हमें फ्रैक्शनल लॉस बताना है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे। बट यहां पर क्या दिया हुआ है कि जो हमारी सेकेंड बॉडी है वो हमारी स्टेशनरी है, यानी u2 की वैल्यू आपको 0 लेनी है। तो ये वैल्यूज आप यहां पर और यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शन मैच करोगे कि फ्रैक्शनल लॉस जो होगा काइनेटिक एनर्जी का, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन में कंसीडर किया गया है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। A particle is dropped from a height of 3 meters on a horizontal floor which has a coefficient of restitution with a ball of 1.2। यहाँ पर एक हॉरिजेंटल फ्लोर दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि एक बॉल है जिसको एक सर्टेन हाइट यानी h0 इक्वल टू 100 मीटर की हाइट से, सॉरी 3 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, और यहाँ पर हमारा हॉरिजेंटल फ्लोर है जिससे रिबाउंड हो रहा है। मींस बॉल अगर आप फेंकोगे तो यहां से टकरा के ऊपर जाएगी, तो जो रिबाउंड होगा वो डिपेंड करेगा हमारा जो बॉल और इस कॉन्टैक्ट सरफेस यानी इंपैक्ट सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है। तो यहां पर जब बॉडी इनिशियल पोजीशन पे होगी, ठीक है, तो इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं पोजीशन बी, इसकी पोजीशन मान लेते हैं पोजीशन ए, और जब इंपैक्ट होगी तो इंपैक्ट होने से जस्ट पहले की पोजीशन सी ये यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो फाइनल पोजीशन होगी वो डी, जो रिबाउंड होने के बाद जो हाइट अचीव करेगी वो एच डैश होगा। तो पहला केस मान लेते हैं कि जब हमने बॉल को फेंका और पॉइंट ए तक बॉल पहुंची टिल दी रिबाउंड, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी पोजीशन बी पे वो हमारी 0 होगी। ठीक है, और जो बी पोजीशन होगी वहां पर हमारी, सॉरी यहां पर इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है, और जब ये रिबाउंड करने वाली होगी तो इसकी एक सर्टेन एनर्जी होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाते हैं, जो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी दोनों पोजीशन जो होंगी हमारी ए और बी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए के बराबर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी बी पोजीशन पे कितनी होगी, 0 होगी। यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी ड्यू टू दिस हाइट। अगर हम इस रेफरेंस फ्लोर को डेटम मान लेते हैं तो वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh0, और काइनेटिक एनर्जी ए पर कितनी होगी, जब इंपैक्ट करेगा एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि इंपैक्ट जब कर रहा है तो ये v1 वेलोसिटी से इंपैक्ट कर रहा है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो ए पॉइंट पर होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ m, और जो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, जब वेलोसिटी जस्ट इंपैक्ट करेगी एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी v1 होगी। पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज डेटम के रिस्पेक्ट में वो 0 हाइट पे होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी गिवन बाय 2gh0। ये इक्वेशन आप 1 मान लेते हैं। अब दूसरा सिस्टम कंसीडर करते हैं कि जब हमारा रिबाउंड स्टार्ट हुआ तो जो वेलोसिटी हमारी ए पॉइंट में अचीव की वही वेलोसिटी हमारी सी पॉइंट पर भी रहेगी। सॉरी, जिस ये हमारी बॉडी थी जब इसने इंपैक्ट किया, ठीक है, जो कि v1 वेलोसिटी थी। अब जब रिबाउंड होगी तो ये वेलोसिटी जो होगी वो v2 हो जाएगी,
बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बिकॉज यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन नहीं हो रहा है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता तो इक्वल टू 1 हो जाता और जो v1 वेलोसिटी है वो v2 के बराबर हो जाती, बट यहाँ पर दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वो आपको कंसीडर करना होगा, जिसकी वजह से ग्राउंड में टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो हमारी v1 से v2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो v2 हमारा c पर एक दूसरी पोजीशन है, जब रिबाउंड स्टार्ट हुआ तो वो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो v2 होगी। तो हमारे सेकेंड सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पर भी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी c, पोटेंशियल एनर्जी c जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी d प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट d के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी c पे जो वेलोसिटी वो होगी हमारी हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी c पर वो हमारी 0 होगी, और काइनेटिक एनर्जी d पॉइंट पे हमारी हाफ वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, बिकॉज यही मैक्सिमम पोजीशन होगी जहां तक रिबाउंड होके बॉल जाएगी, और वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी mgh डैश हो जाएगी, जो रिबाउंड हाइट है, कितना हाइट रिबाउंड टकराने के बाद ऊपर जा रही है। तो हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन v2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डैश, ठीक है। अब जो हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हमारा क्या था, v2 अपॉन v1, जो फाइनल वेलोसिटी है रिबाउंड होने के बाद की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जिसे आप बोल रहे हो, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब रिबाउंड हो रही है तो वो वेलोसिटी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो v2 जो है वो e v1 के बराबर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी e स्क्वायर v1 स्क्वायर 2g h डैश। अब हमें h डैश निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे 2gh0 से, ठीक है। इसकी बजाय आप डायरेक्टली v1 स्क्वायर की वैल्यू 2gh0 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यू विल गेट e स्क्वायर इंटू 2gh0 इक्वल टू 2gh डैश। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको निकालना क्या था, रिबाउंड हाइट निकालना था, नहीं h डैश निकालना था। तो h डैश जो आएगा वो आपका हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h0, इसमें 2g कैंसिल हो जाएगा। तो e की वैल्यू जो दी है 1/2 दी हुई है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू h0 हमारा दिया हुआ है 3 मीटर की हाइट से फेंकी गई थी बॉल, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 रिबाउंड, यानी जो रिबाउंड होगी बॉल की वो 0.75 मीटर होगी अबव द ग्राउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर। तो हाइट टू विच द बॉल विल बी रिबाउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इज 0.75। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो यहाँ पर h0 की वैल्यू दी हुई है 16 मीटर्स। इफ इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 9 मीटर आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, जो रिबाउंड हाइट है जो कि हमने अभी एज्यूम की थी वो हमारी h डैश थी जो कि 9 मीटर दी हुई है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बॉल और फ्लोर के बीच में वो कितना है। तो अभी मैंने डराइव किया कि जो e स्क्वायर है वो क्या है, h डैश बाई h0। h डैश हमारा क्या है 9 मीटर्स है और हमारा h0 16 मीटर्स है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसको, e इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 balls of masses 3 kg and 6 kg are moving with velocities of 4 meter per second and 1 meter per second respectively towards each other along the line of their centers। हम यहाँ पर 2 बॉडीज कंसीडर कर लेते हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, और दोनों का जो मास है यानी m1 जो दिया हुआ है वो 3 kg दिया हुआ है, और जो दूसरी बॉडी का जो मास है वो हमारा 6 kg दिया हुआ है, और दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो हमारी v1 जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और दूसरी बॉडी जो मूव कर रही है एक इस बॉडी की तरफ वो हमारी v2 दी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि ये सिस्टम 1 मान लेते हैं जहां 2 बॉडीज इंडिपेंडेंटली एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो इस सिस्टम ऑफ फ्रेम में आप देखेंगे कि कोई भी हमारी नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हमारा जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो हमारा 0 है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है
ये हमारी कांस्टेंट है, यानी लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे फोर्स जो हो रही है हम एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करें, बिकॉज जो मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा दूसरे सिस्टम में, ठीक है। बिकॉज दूसरे सिस्टम में भी हमारी कॉलिजन के बाद जब ये बॉडीज आपस में टकराएंगी तो टकराने के बाद जो इनका बिहेवियर होगा उस सिस्टम में, सिस्टम 2 जिसे कह रहे हैं, वहां पे भी हमारा लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा। तो कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद हमारा जो लीनियर मोमेंटम है डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में हमारा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन दी है कि आफ्टर इम्पैक्ट, टकराने के बाद जो 3 kg वाली बॉल है, यानी m1 वाली बॉल है, वो हमारी रेस्ट पे चली गई है, यानी m1 तो 3 kg ही रहा, बट जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो हमारी, इसको आप लिख सकते हैं, ये आप अगर u1 u2 मान लेते हैं तो ये आपका v1 v2 है, तो ये v1 जो है u1 के करस्पॉन्डिंग आपकी 0 हो गई, और सेकंड जो वेलोसिटी उसको आप मान लेते हैं कि वो v2 से मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज जब टकराएंगी बॉडी तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो पहली वाली तो रेस्ट पे है एज पर क्वेश्चन, सेकंड वाली का वेलोसिटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इम्पैक्ट के बाद, तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से सिस्टम ऑफ फ्रेम ले लें कि हमारा एक्स डायरेक्शन जो है ये है और ये वाई डायरेक्शन है, और हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसके हिसाब से हम अपना जो मोमेंटम है, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर आपको डायरेक्शन के साथ बात करनी है। तो मोमेंटम इन सिस्टम 1, मोमेंटम इन सिस्टम 2 को कंजर्व करेंगे आप, तो m1 u1 प्लस m2 u2 जो होगा वो हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होगा। दिस इज द लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फॉर सिस्टम 1 एंड 2 इज कांस्टेंट। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व्ड है, क्योंकि दोनों सिस्टम में हमारी नेट फोर्सेस जो हैं वो 0 हैं, तो इम्पैक्ट के बाद हमारा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बॉडी का जो मास है वो 3 kg है, u1 जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। दिस इज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कॉलिजन ऑफ बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो प्लस 4 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, और मास जो है वो हमारा m2 6 kg है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी u2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो माइनस में रखी जाएगी, तो -1 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा। और m1 यहाँ पर क्या है, रेस्ट पे है, तो v1 0 है तो ये 0 हो जाएगी, और m2 v2 यहाँ पर जो वेलोसिटी v2 है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और m2 की वैल्यू जो है वो 6 kg है, तो 6 v2, इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट v2 जो होगी, जो 6 kg की मास की बॉडी उसकी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है दोनों बॉल्स के बीच में। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बताया था कि आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, यानी आफ्टर इम्पैक्ट, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जो बॉडीज की रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच जब बॉडी इम्पैक्ट करने से पहले, तो यहाँ पर बिफोर इम्पैक्ट हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं v1 माइनस v2 और u1 माइनस u2 मॉड में ले लेते हैं। तो v1 जो है वो 0 है आफ्टर सेपरेशन, v2 क्या है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस ही लिया जाएगा, एंड दैट हैज बीन गिवन बाय 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय u1 क्या है वो हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो प्लस में लिया जाएगा, माइनस u2 हमारा u2 के साइन के साथ, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, बिकॉज निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है डायरेक्शन, तो यहाँ पर मॉड लेंगे तो यू विल गेट 1/5 एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर दिस सिस्टम। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। A body of mass m moving with a constant velocity hits another body of same mass at rest and stick to it।
यानी यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास m है और एक दूसरी बॉडी जो कि रेस्ट पर है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है यानी u2 जो है वो 0 है और ये एक सर्टेन वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है इस बॉडी की तरफ और इम्पैक्ट होने के बाद ये दोनों बॉडी एक साथ मूव करने लग जाती हैं और इनकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं हमारी v फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी दी है, ये v1 से इसको अप्रोच कर रहा था और ये रेस्ट पे था। इम्पैक्ट के बाद आफ्टर इम्पैक्ट ये दोनों बॉडी जो होंगी वो m एक साथ जुड़कर चलने लगेंगी एंड दिस इज अ सिस्टम ऑफ एन इलास्टिक कॉलिजन, जहां पर दोनों बॉडी एक साथ जुड़कर चलने लगेंगी, ठीक है। और द वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड बॉडी, तो इस बॉडी को हम कहेंगे क्या, कंपाउंड बॉडी कहेंगे आफ्टर वेलोसिटी, यानी वीएफ हमारा क्या होगा, तो सिंपली हम लीनियर मोमेंटम फिर से कंजर्व करेंगे जैसे हमने पिछली बार बात की थी, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू 0 इस बॉडी के लिए होगा, ये इस बॉडी के लिए होगा और सिस्टम कंपाउंड सिस्टम m1 प्लस m2 हमारा m प्लस m हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी। तो आपकी जो vf है क्लियरली हमारा v/2 के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर दिया होता कि ये बॉडी भी, ये वाली बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी से, केस 2 हम कंसीडर कर लेते हैं जहां पर ये बॉडी हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में अपोजिट, सेम वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट करने के लिए जा रही है और इंपैक्ट होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होती तब क्या होती, तो मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम में आपको ध्यान रखना है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है हमारा, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन, तो मास इंटू mv इज इक्वल टू मास, टोटल मास जो मूव कर रहा है एक साथ, इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी अगर दो बॉडीज सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो हमारी बॉडी, कंपाउंड बॉडी जो होगी वो रेस्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड बॉडी जो है वो हमारी रेस्ट पर थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम मान लेते हैं उस बॉडी का जो वेट है mg, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो g वैल्यू है वेट, दिस इज वेट, और ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा अगर हमारा थीटा इज द स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन। जब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा mg साइन थीटा होगा जो इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा और यहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट पे हमारी एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी y डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स, बिकॉज नेट मोशन जो हो रहा है y डायरेक्शन में वो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेट मोशन, हमारा मोशन ना होने के कारण जो नेट फोर्स होगी y डायरेक्शन में वो हमारी 0 होगी। तो हमारी जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो जनरेट हो रहा है n इक्वल टू mg cos थीटा आ जाएगा, ये केस 1। अब x डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करोगे, बिकॉज एक बॉडी हमारी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हमारा मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू मान लेते हैं, तो बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमारी जो फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विच विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो मोबिलाइज हुआ होगा, एन इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। तो x डायरेक्शन में हमारी नेट फोर्स क्या होगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो हमारी 0 नहीं होगी। वो क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन मान लेते हैं डाउनवर्ड दी इंक्लाइंड प्लेन, तो नेट फोर्स क्या होगी mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा जो फ्रिक्शनल फोर्स है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। बट यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्लाइड्स डाउन इन इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेने कंसीडर करने के लिए नहीं बोला गया, तो ये मानेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है, तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारा जो ax की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, g साइन थीटा,
ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 meters and at same time another body is projected vertically upwards with a velocity of 10 meter. Suppose हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक हमारे पास बिल्डिंग है जो कि 100 मीटर्स हाइट की है, ठीक है, इसकी h की वैल्यू जो है 100 है, और हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस पॉइंट से हम एक बॉल फेंकते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास बॉल रेस्ट पे होगी, जब हमारे हाथ पे होगी, उस समय हमारी क्या होगी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद जब वो बॉल फेंकेंगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के में हम फेंक रहे हैं हम बॉडी को, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लस जी होगा, बिकॉज टुवर्ड्स दी अर्थ फेंक रहे हैं। बॉडी एक्सेलरेशन के साथ जाएगी और एक सर्टेन वेलोसिटी गेन करेगी किसी भी पोजीशन पर, ठीक है। और उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, दूसरी बॉल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरा बनता है जो सेम टाइम पर हमारी दूसरी बॉल उसी टाइम पर सेम दूसरी बॉल को फेंक रहा है। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है, जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, वो हमारी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी भेज रहे हैं तो माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि दो पार्टिकल्स हमारे कब मिलेंगे, कब मिलेंगे मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को कब पास करेंगे, किस इंस्टेंट में। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद ये जो बॉल जो हमने ऊपर से फेंकी, ये डिस्टेंस ट्रेवल की उसने s1, और इसी सेम टाइम पर जिस टाइम में ये बॉडी मिल रही है, मान लेते हैं इस लेवल पर मिल रही है, उस टाइम पे जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हम मान लेते हैं s2, मीन्स s1 जो डिस्टेंस है जो ये वाली बॉडी ने ट्रेवल टी टाइम में ट्रेवल की, और ये s2 डिस्टेंस है जो नीचे से फेंकी गई बॉल थी, वो सेम टाइम, बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये बॉल मीट कर रही है। और तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, s1 और s2 जो होंगे, सबसे पहली चीज कि वो 100 मीटर्स के बराबर होंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके आप निकालोगे कि टी टाइम में हमारी s1 डिस्टेंस क्या होगी। तो s1t इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut हमारा क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन g होगा इंटू टी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा हाफ gt स्क्वायर। और s2 क्या होगा दूसरी बॉडी के लिए, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 दी हुई है, टाइम टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है हाफ, और एक्सेलरेशन हमारा माइनस gt स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी फेंक रहे हैं। तो इन दोनों में को ऐड करोगे और इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर्स। इसको आप सॉल्व करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि बॉडी को फेंकने के बाद, दोनों बॉडी को सेम टाइम में फेंकने के बाद 10 सेकेंड बाद हमारी दोनों बॉल्स जो होंगी या बॉडी होंगी वो 10 सेकेंड बाद एक दूसरे को क्रॉस की लेंगी, यानी मिलेंगी। तो दे विल मीट आफ्टर 10 सेकेंड्स, और उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो आप इन इक्वेशन से निकाल सकते हो, t इक्वल टू 10 सेकेंड रख के। डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करेंगी, बट एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, यानी मिलेंगी। इससे कह रहे हैं कि दे विल मीट आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारा शेल है जो कि ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। इस शेल को आप सिंपली बॉल भी समझ सकते हैं, ठीक है, जिसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमारा 100 मीटर पर सेकेंड है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक सिस्टम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पर ये जो बॉडी है इसका मास m है, ये मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकेंड से, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो x और y कुछ इस तरह है, और वो एक्सप्लोड करके दो भाग में बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में। तो ये मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है कि जब ये बॉडी एक्सप्लोड करेगी। पहले मूव कर रही थी, इस पॉइंट पे आकर एक्सप्लोड कर जाती है। जब एक्सप्लोड करती है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इसमें पहला पार्ट जो है वो 15 kg का जो मास है वो एक्सप्लोड होके वहां पर गिर जाता है,
और जब गिरता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, इसको मान लेते हैं कि m2 मास है, इसका मास जो है 15 kg, और ये वेलोसिटी जो अचीव करेगा जब गिरेगा स्प्लिट होके, वो हमारा u2 है 100 मीटर पर सेकेंड। और जो दूसरा पार्ट है स्प्लिट होने के बाद, वो हमारा एक सर्टेन एंगल पर मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेवल एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, वो मान लेते हैं थीटा है। तो दूसरी बॉडी जो एक्सप्लोड होके आती है वो हमारी थीटा एंगल पर चली जाती है, जिसका मास हम मान लेते हैं m1 है, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर नहीं दी है, बट वेलोसिटी इसकी भी होगी, इससे ये ट्रैवल करेगा। तो u1 है, मास हमारा m1 है, और मास हमारा क्या दिया है 10 kg। तो इसका मतलब मास तो हमारा सेम होगा स्प्लिट होने से पहले। तो ये जो m है ये क्या होगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 25 kg होगा, यानी 25 kg की एक बॉडी थी, शेल थी, जो मूव करते हुए किसी पर्टिकुलर स्टैंड में स्प्लिट हुई, और हमारी एट द स्टैंड ऑफ एक्सप्लोजन ये सिचुएशन बनी, एक हमारे पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी के साथ गिर गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो थीटा है दिस विल बी एक्सप्रेस्ड एज tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको बेसिक फंडामेंटल्स यूज करना है, ठीक है। तो बिफोर एक्सप्लोजन, ये हमारी कंडीशन क्या थी, बिफोर एक्सप्लोजन, और ये हमारी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है आफ्टर एक्सप्लोजन। तो बिफोर एक्सप्लोजन पर जो हमारा लीनियर मोमेंटम था जब बॉडी मोशन में थी, तो बिफोर एक्सप्लोजन इन एक्स डायरेक्शन हमारा क्या मोमेंटम होगा, m1 प्लस m2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हमारा 25 इंटू 100 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कि जो मोमेंटम हमारा एक्स डायरेक्शन में हो रहा है आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि लीनियर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट, बिकॉज नेट फोर्स हमारी एक्स डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा। तो बिफोर कॉलिजन हमारा ये हो गया, एंड आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन, ये बिफोर एक्सप्लोजन 2500 हो गया, एंड आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, तो m1, बिकॉज दो पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो गई है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, m1 इंटू इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में m1 u1 cos थीटा, प्लस एक्स डायरेक्शन में m2 का कोई वेटेज नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी फॉल हो रही है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यू विल गेट m1 हमारा क्या था 10 इंटू u1 हमें पता नहीं है, थीटा हमें पता नहीं है, और ये 2500 हो जाएगा। तो u1 cos थीटा की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 25/250। तो एक कंडीशन हमारी ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो हमारा वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो बिफोर कॉलिजन हमारा वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज बॉडी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी। और वाई डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 साइन थीटा आफ्टर कॉलिजन, और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, और निगेटिव वाई डायरेक्शन में हमारा माइनस साइन आएगा, बिकॉज वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस m2 u2, ठीक है। तो m1 हमारा कितना था 10 इंटू u1 साइन थीटा इक्वल माइनस m2 हमारा कितना है 15 kg, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट u1 साइन थीटा इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो आपका आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 150/250। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3/5, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 होगा। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे कौन सा इक्वेशन आपका मैच कर रहा है, x की वैल्यू जो होगी वो 3/5 के बराबर होगी। तो आपको सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है जो कि एक कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर के अबाउट मूव कर रही है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, और हमारा रोड है, तो वहाँ पर सुपर एलिवेशन दिया हुआ है, जिसको आप बैंकिंग भी बोल रहे हैं या कैंट बोल रहे हैं, टू प्रिवेंट साइडवे फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक हमारी बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, और एक हमारी फ्रिक्शन की वजह से, लेटरल फ्रिक्शन की वजह से
टुवर्ड्स द सेंटर, यानी अगर रेडियस हमारा इधर है सेंटर ऑफ रोड, तो इधर की तरफ एक हमारा इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लग रही है। तो इन दोनों को इक्विलिब्रियम से हमारी एक इक्वेशन आती है, जिससे जो सुपर एलिवेशन की वैल्यू आती है, अगर हम बी विड्थ की रोड मान लें तो दैट इज बी वी स्क्वायर बाई जी आर। ये सभी लोग ने आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ रखा होगा। तो जो एच बाई बी होगा वो क्या होगा, जो हमारा स्लोप रोड का स्लोप होगा यानी इंक्लिनेशन होगा, यानी tan थीटा 1 के बराबर होगा, दैट विल बी गिवन बाई वी स्क्वायर बाई जी आर। पी बाई डब्ल्यू को सेंट्रीफ्यूगल रेशियो भी बोलते हैं, सभी ने आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि 25 kmph की स्पीड से मूव कर रही थी गाड़ी और एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकंड लेना है और हमारा रेडियस 100 मीटर्स दिया हुआ है। यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड है, सारी यूनिट मीटर पर सेकंड में ही लेनी है आपको। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो आएगा दैट विल कम अराउंड 5/8। तो हमारा थीटा 1 हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स 5/8। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो 5/8 हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।